नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण न्यूज़ जो एडिटोरियल पेज है उसके ऊपर। ये हमारा 5 तारीख है, आज वैसे तारीख 6 है मगर एक प्रकार का ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो आपको याद रखने ज़रूरी थे, क्योंकि कल हमारा यहाँ पर क्या था, अभी विश्व पर्यावरण दिवस था। तो जो ज़्यादा दो आर्टिकल थे वो तो हमारे तो सारे के सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक जो हमारा जो एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था जो कि संबंधित है और हमारी जो रेल दुर्घटना हुई थी उससे संबंधित, और ऐसा ही एक आर्टिकल हमारा दैनिक जागरण के अंदर का था। तो दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। आप चाहे तो इसको, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप वहाँ से आपको मैं न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें से आप इसमें पढ़ सकते हैं। और आज जो 6 तारीख का हमारा जो एडिटोरियल्स पेज है वो आपको शाम तक मिल जाएगा। तो जो ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल में बात क्या कही गई है, अभी जिस प्रकार से हम कहते हैं भी जो हमारा जो पर्यावरण है, जो जैसे मानव है, तो वो क्या कर रहा है अभी, जो अपनी गतिविधियां वो दिनों दिन बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है भी हमारा जो पर्यावरण है उसका जो संतुलन है वो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो भी जो पर्यावरण है वो मजबूरन कहीं न कहीं जो जलवायु जैसी स्थिति है उस पर यानी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। साथ ही साथ हम जैसे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए हमारा जो जीवाश्म ईंधन है, जो कि हम पेट्रोल डीजल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी काफ़ी बहुत मात्रा में क्या है इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक। और साथ ही साथ जो पर्यावरण असंतुलन में हमें जैसे जलवायु की अस्थिरता हो गई, साथ ही साथ जो हमारा जो प्राकृतिक द्वारा जो मानवीय गतिविधियां हो रही है वो भी क्या हो रही है, इसको बहुत गंभीर रूप से चुनौती दे रही है। तो और साथ ही साथ हम क्या करें भी, हमारे जो वृक्ष हैं उसकी अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, उसकी तुलना में हम जो कार्बन स्टोर करते हैं वो भी हमारी क्या हो रही है, दिनों दिन कम हो रही है। कार्बन स्टोर करने की हमारी जो क्षमता है वो भी कम हो रही है। इसके अंदर कुछ फैक्ट दिया गया है भी, कहा गया है भी जो पूरी दुनिया में हर मिनट 10 मैदान जितने जंगल कम होते जा रहे हैं, यानी कटते जा रहे हैं। और बीते 30 वर्षों में विश्व में लगभग 6.68%, कितना भी, ये जो हमारा यहाँ पर आंकड़ा दे रखा है, यानी हमारे 30 वर्षों के अंदर कम से कम हमारा 6.68% लाख हेक्टेयर जंगल काट चुके हैं। और इसका हमें जो परिणाम है वो हम कोरोना के रूप में देख सकते हैं, कितनी हमें इस हमें ऑक्सीजन की क्या हुई थी, कमी हुई थी। ठीक है। और आगे इसमें कहता है भी जो विश्व के लगभग 200 देशों में संयुक्त राष्ट्र का जो अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, एक प्रोटोकॉल हुआ था, हमें पता हो तो, जो कि आपकी बार यूपीएससी 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मगर वो यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो उम्मीद है 2024 का एग्जाम है उसके अंदर इसके बारे में पूछ ले। तो ये क्या, अभी विश्व के लगभग जो 200 देश यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो कहाँ पर, जो मॉनिट्रल है वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने, जो कि दिसंबर में हुआ था, जिसको नाम दिया था हमारा जो COP15। ठीक है, कितना, COP जो 15 हुआ था अभी, इसके ऊपर जलवायु से संबंधित। ठीक है। और एक हुआ था COP27 हुआ था, वो हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। मगर ये था भी दुनिया भर में हमारे जो जीव है, हमारे जो पौधे हैं, जो प्रजातियां हैं, वो किस प्रकार के जो हमारा जलवायु परिवर्तन का जो हमारा जो हमारा जो पर्यावरण है वो बदल रहा है, उसके से कैसे खतरे से वह उनको बचाया जा सके, किस प्रकार से हम सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्य करें ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हमारे पौधे व जीव जंतुओं को हम बचा पाएँ। साथ ही साथ हम देखते हैं जो हमारा जो COP27 हुआ था उसमें हमने ये वही लक्ष्य को दोहराया था, जिसमें हमने कहा था भी हम 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान है उसको हम नहीं बढ़ने देंगे, उस पर हमने बात की थी। ठीक है। बाकी सब इसके अंदर यही लिखा है भी, जो जंगलों के अंधाधुंध कटाई के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक प्रवास नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे क्या होगे भी हमारे जो अन्य जो वन्य जीव हैं वो भी कहीं कहीं सीधे मानव के संपर्क में आते हैं। तो जैसे हम देखते हैं भी जो मानव और जो पक्षी होते हैं उनके साथ भी क्या होता है, हमारा संघर्ष होता रहता है। वह इसीलिए होता है, जो मानव ने जंगलों की कटाई अंधाधुंध से की है, इससे क्या होगा, तो उनका जो प्राकृतिक आवास था वह क्या हो गया, नष्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मानव और उनके बीच का जो संघर्ष है वो क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है। जिसके बीच में हम देखते हैं अभी अवैध शिकार भी होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे हाथी होते हैं वो मानव बस्तियों में घुस जाते हैं, तो ये क्या हो गया, अभी उनका जो प्राकृतिक पर्यावास था वो तो नष्ट कर दिया मानव ने, तो अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो वह मानव बस्तियों के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा जो सम्मेलन था, यह पृथ्वी के सभी जो हमारे जो जीवनदायी घटक को सुरक्षित रखने, स्वस्थ
और आज़ादी रखने के लिए ऐसा करने वाला धरती पर कहीं न कहीं हम कह सकते हैं एक प्रकार का एक कन्वेंशन था, यानी पहला इस प्रकार का एक कन्वेंशन था। जैव विविधता के संतुलन को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मानव जीवन जो संघर्ष है उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसमें हमें एक जो ये बताया है, एक सॉल्यूशन बताया भी, इस प्रकार का जो संघर्ष है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं भी, हमारे बीच में जो उसका संतुलन है उसको हम बनाए रखें। ठीक है, जितनी मात्रा में हम पेड़ों की कटाई करते हैं उससे उतनी ही मात्रा में हम क्या करें, पेड़ों को लगाएं, और जरूरत के बिना हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी है। ठीक है, और ईंधन के भी हमें और अन्य जो स्रोत हैं जैसे नवीनीकरण ऊर्जा है उनकी ओर हमें झुकाव जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और वन्य जीवों पर जैसे गहरा आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक महत्व होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो जैव विविधता होती है उससे हमें साथ साथ हमारी जो मेडिसिन वगैरह है वो भी हमें प्राप्त होती है, जलवायु को बनाने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो फूड जो सिक्योरिटी है, या हम कह सकते हैं फूड चेन है, उसको बनाने में भी हमारी जो जैव वन्य जीव होते हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और फैक्ट दिया गया है जिस पर ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं गई है, वो है इंटरनेट। भी किस प्रकार से जो इंटरनेट है वो हमारे पर्यावरण को यानी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या अभी एक अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, फ्रांस के अंदर एक अध्ययन हुआ था जिसमें कहा गया था भी जैसे एक ईमेल है, ठीक है, तो जैसे क्या होता है भी उसमें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमेल भेजे जाते हैं उसमें क्या भी लगभग 35 लाख जो ईमेल है वो लोगों के पास भेजे जाते हैं, यानी रोजाना। ठीक है, तो जिससे अंदर क्या होता है भी जो इसमें कहा गया भी जो एक ईमेल है वो लगभग कम से कम यानी कहता है भी जो हमारा जो 1 या 2 ग्राम के आसपास लगभग 7 ग्राम तक का क्या करता है, कार्बन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, और वह क्या करता है भी अब इस हिसाब से अगर हम देखें 35 लाख देखते हैं तो वो कितना कह सकता है भी कार्बन का उत्सर्जन करता है। साथ साथ इंटरनेट प्रणाली को हमें चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, तो उस ऊर्जा को बनाने रखने के लिए भी हम क्या करते हैं भी हमारे जो हम क्या करते हैं, कार्बन का उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें भी जो जिसका हम कहते हैं भी इंटरनेट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और एक एक अच्छा आपके लिए हो सकता है भी अगर आप क्या करते हैं भी अगर इस चीज़ को आप अपने उत्तर के अंदर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यानी जलवायु परिवर्तन है उसको देख रहे हैं। ठीक, और कहता है भी जो 2020 में फेसबुक था उसने लगभग 38,000 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन किया था। तो एक सिर्फ फेसबुक जिसको हम कम मात्रा में उपयोग करते हैं तो उसने कितना लगभग यानी 38,000 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन किया था। तो हम कह सकते हैं भी कितना ग्लोबल वार्मिंग का इस पर प्रभाव था। ठीक है, जो अर्बन जो हीट स्ट्रीम है, यानी हम जो शहरों की जो कलाक है, जिस जैसे शहरों में जो सड़कें बनाई जाती है कंक्रीट वगैरह की, तो वह भी क्या करते हैं, हीट होते हैं उसको अपने ऑब्जर्व करते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वो भी क्या करते हैं, हमारी जो ये जो वैश्विक तापमान है उसमें काफ़ी नुकसान हमें पहुँच जाते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं भी जो शहर के अंदर भी है, और माना जा रहा है भी 2050 तक 80% तक कहीं कहीं ये जो कार्बन जनसंख्या है वो शहरों की ओर बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा भी कार्बन होगा वो और अधिक मात्रा में होगा जो जलवायु को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कहा गया है कि जो कई कंपनियां हैं जो इस प्रकार का दावा करती हैं भी वो किसी प्रकार का जो कार्बन है उसका उत्सर्जन नहीं करती है, वो भी क्या होती है इस प्रकार के जो झूठ बोलती रहती है, और वो भी उनके जो परिणाम है वो भी हमारे क्या है, संतोषजनक नहीं है। ऐसी 24 बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करती है इस प्रकार के दावा करती हैं, मगर ऐसा कोई भी परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता है भी उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी हमें क्या है एक प्रकार से इन पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। और अंत में जो हमें इसमें एक प्रकार से जो हमें सोल्यूशन दिया जाता है उसमें यह कहा गया भी हमें जो वर्तमान जो हमारी जीवन शैली है जिसमें हम ज़्यादातर प्रकृति का शोषण करते हुए जा रहे हैं उसमें हमें बदलाव करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जिसमें एक जो जैसे इंटरनेट का जो पॉइंट था उसको इसके अंदर लेकर के आए थे। साथ ही साथ अभी हाल ही के अंदर जो हमने देखा था अभी एक हमारा जो कन्वेंशन हुआ जिसको कॉप 15 था। ठीक है, जिसका नाम था हम कहते थे कॉप हमारा जो शिखर सम्मेलन था जो हुआ था अभी कॉप 15 जो हमारा शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो उसको भी हमने क्या किया था इसके अंदर देखा था, जिसका एक नाम क्या था जो कनिंघम मॉन्ट्रियल समझौता था। ठीक है, ये कौन सा था, कनिंघम मॉन्ट्रियल जो समझौता था, उसका भी उद्देश्य था कि पूरी दुनिया हरी भरी रहे और सबका इसके अंदर क्या हो, विकास हो।
तो इस आर्टिकल के अंदर हमें 3 से 4 पॉइंट मिलते हैं, 2-3 सोल्यूशन मिलते हैं भी किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट का भी हम कह सकते हैं भी उपयोग हम उतना ही करें जितनी हमें आवश्यकता हो, या फिर जो ज़्यादा जो टेलीकॉम्स कंपनी हैं जो ज़्यादा बड़े बड़े स्पेक्ट्रम्स वगैरह लेती है उन पर भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इससे हम अपने जो आंसर है उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक आर्टिकल जो कि हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर, ये भी हमारा दैनिक जागरण का आर्टिकल था जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो उसमें क्या भी वो हमारी भविष्य की ज़रूरत है। तो तो इसके अंदर वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा गया है, अभी इतना कुछ हमें नहीं बताया गया है, मगर इसमें कहा गया है भी जिस प्रकार से जैसे हम जैसे हमारे जो आजकल हम वर्तमान में देख रहे हैं भी कितने जो हमारे जो ई व्हीकल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो किस प्रकार से हमारे जो यानी जो हमारा जो दुनिया है उसमें बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा भी हमें जो हम जबकि हमारे जो चार्जिंग जो स्टेशंस हैं वो बहुत कम है, और अगर कोई भी है भी तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन जो वाहनों का निर्माण करती हैं उन्हीं के द्वारा उन स्टेशनों को स्थापन किया गया, जबकि सरकार द्वारा इसका कोई ज़्यादा निर्णय या कोई बड़ी उपलब्धि हमने कह सकते हैं भी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक जो सार्वजनिक हमारी जो नीति है या एक प्रकार की जो पूरे देश के अंदर किस प्रकार की नीति होनी चाहिए उसका भी हमारे यहाँ पर अभाव है, जिसके कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वह ज़्यादा तादाद में नहीं बढ़ सकते हैं। फिर इसके अंदर कहा भी जो हमारे जो वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं वो क्या हो रहे हैं, तो वो क्या बहुत अधिक लागत के साथ क्या ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है भी जो गरीब लोग हैं वो उस प्रकार के ट्रांसपोर्ट का वहन नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है भी जो ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से जो गरीब परिवार होते हैं वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं ताकि अपनी जो इलाज वो अच्छे से करवा पाए। ठीक है, तो कह सकते हैं भी अगर हम इसका जो सोल्यूशन हो सकता है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो डीजल और पेट्रोल की तुलना में सस्ता हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो ये महामारी या हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो समय पर हमें अस्पताल पहुंचाने की जो हमारी जो ज़रूरत है उसको भी हम आसानी से क्या कर पाएँ, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हमें यही है भी हमें एक तो एक प्रकार से एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो कि समग्र पूरे यानी जो देश में एक प्रकार की लागू हो। सरकार भी जो चार्जिंग स्टेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। ठीक है, और ये जो काम है वो यानी कामगार ही नहीं, साथ साथ जो हमारा जो प्रदूषण है उसको भी क्या करेगा, नुकसान कम पहुंचाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो पेट्रोल डीजल के जो वाहन हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, जो पेट्रोल के वाहन है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, डीजल और हमारे जो सीएनजी के जो वाहन है वो हमारे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है जो कि बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैसेज है उसका उत्सर्जन करते हैं, तो उसको भी हमें कम करने के अंदर सहायता मिल सकती है, और हमारा जो हम कह सकते हैं भी जो वातावरण में खुलकर सांस ले सकते हैं प्रदूषण रहित है। और इसमें कहा भी जो विकसित जो देश है उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी ओर से जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो नए नए चार्जिंग स्टेशन वगैरह की संख्या में भी यानी बढ़ोतरी कर रहे हैं, मगर भारत में इस प्रकार की अभी तक क्या है इसमें अनुपस्थिति है, उतनी उत्साह यानी हम कह सकते हैं भी उत्साहजनक निर्णय नहीं लिए गए जितने की हमें क्या है आवश्यकता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल था तो कि कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रिक वाहन जो कि अभी हाल ही में कितना इंपॉर्टेंट बना हुआ है, यूपीएससी का 2023 का जो पेपर था उसके अंदर भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जिसके अंदर कोबाल्ट के बारे में पूछा गया था जो कि बैटरी बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल था वो भी हमारा इसे पर्यावरण से ही संबंधित था। ठीक है, तो इसमें क्या भी पर्यावरण है वो जीवन की डोर है, इसी के अंदर यही बातें सारी की सारी कही गई हैं जो कि हमने उसके अंदर भी क्या कर ली थी, लगभग डिस्कस ही कर ली थी। ठीक है, तो इसमें कुछ नया है नहीं। ठीक है, फिर भी इसके अंदर ऐसा है भी इसके अंदर कुछ इस प्रकार का बताया गया भी कुछ अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो हम कह सकते हैं वैसे खुले वगैरह में डाल देते हैं जिससे हमारा पर्यावरण है वो नुकसान होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो हमारे जो हमें खुद को भी उपभोग यानी जो पर्यावरण का क्या करते हैं उपभोक्ता बन गए हैं, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को क्या होते हैं भी उपभोग करते हुए जा रहे हैं, जबकि जो पर्यावरण है वो अपने को इतनी ज़्यादा मात्रा में यानी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाता है जितनी मात्रा में हम उसका क्या करते हैं शोषण करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और अपनी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हम उसका क्या करते हैं और इसका पालन करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पर्यावरण और मानव के बीच में एक संतुलन बनाकर चलना होगा। ठीक है, और एक स्वार्थी प्रकार का जो हमारा जो हम कह सकते हैं स्वार्थ प्रकार का जो हमारा एक प्रकार का जो मन है उसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, और हमारे जीवन शैली में हमें परिवर्तन करना होगा। ठीक है,
और साथ ही साथ इसमें क्या भी जिस प्रकार जो इसमें कहता है भी जो आज जो पर्यावरण के अंदर जो नुकसान हो रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन जैसे हम देखते हैं, उससे क्या भी जो अतिवृष्टि होना, ठीक, अनावृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, धरती पर धरती है उसका उर्वरकता शक्ति कम होना या धीरे धीरे उनके ह्रास का कम होना, वनों में आग लगना, सुनामी जैसी आपदा आना, बिजली का गिरना, ये लगातार जो ये सारे के सारे जो कारण हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के नुकसान के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और यह सब कहीं कहीं यानी जो जलवायु को परिवर्तन को ही जैसे धीरे धीरे ये क्या करती है, हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी ये जन्म दे रही है। साथ ही साथ जो हमारे जो इसके कारण हमारी जो ओजोन परत है उसके अंदर भी क्या हो रहा है, क्षरण होता जा रहा है, यानी उसके अंदर भी छेद है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे जो और ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य की हमें इससे क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कहा, वो जो पर्यावरण है वो कोई निर्जीवित वस्तु नहीं है भी जिसका हम अपने हिसाब से जो अति शोषण कर पाए। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ जो पर्यावरण है वो भी अपने आप को क्या करता है, पोषित करता है। ठीक है, तो और मानव की भी कहीं कहीं ये जिम्मेवारी बनती है भी वह ज़्यादा यानी जो अन्य जो जीव हैं जो कि इस प्रकार के कृत्य नहीं कर सकते हैं, उनको भी क्या करना है, स्टोर करें और पर्यावरण को बचा के रखें। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण और मानव है दूसरे एक दूसरे से संतुलन बनाकर जगने, जितनी जरूरत मानव को पर्यावरण की है उतनी ही जरूरत पर्यावरण को मानव की भी है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का जो हम कह सकते हैं भी जो मानव वो बुद्धिमान जीव है, तो वही क्या कर सकता है, इसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो हम जो हमारा जो पर्यावरण है उससे जो नदियां हैं, ठीक है, हमारी जो औद्योगिक कचरा है वो सारा नदियों के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण भी प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो और हम देखते हैं जो इस चीज़ें है, हमारी जो राजनीति है और उपभोग है उसके अंदर जो कहीं के पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा हमें यानी उपभोग करने की हम सोचते हैं, और इसी से हमारे जो शरीर जो हमारा जो पर्यावरण है जो इससे हमें हमारे जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से जो अन्न वगैरह है हमें प्राप्त होते हैं, वही हमारे खाद्य पदार्थ भरण पोषण करता है। साथ ही साथ हमें जो जल भी पैदा करता है, जो जल के आधार पर जैसे वर्षा वगैरह होती है वो हमारे जो क्या होते हैं भी जो पर्यावरण है वो वर्षा लाने में भी क्या होता है, सहायक होता है, और हमारा जो मौसम है उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। हमारी जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार की हमारी जो जैव विविधता है उसको भी ये कंट्रोल बनाकर रखता है, संतुलित बनाकर रखता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, तो इसमें ज़्यादातर वही चीज़ें लिख रखी है जो हमने पहले जो आर्टिकल था उसके में डिस्कस किए। कुछ एक चीज़ें अलग थी, जो दोनों आर्टिकलों को अगर हम मिलाकर बात करें तो हमारा एक पूरा आर्टिकल, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, डिस्कस हो जाता है। ठीक, अगला जो हमारा हमने देखा था अभी किस प्रकार से हमारी जो रेल दुर्घटना हुई थी अभी हाल ही के अंदर हमने देखा था, तो उस जो हमारी जो बालेश्वर के अंदर जो रेल दुर्घटना हुई थी, तो उसको हमने देखा था अभी किस प्रकार से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसमें बता रहा है अभी जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी उस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से ये दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो यानी कहा भी जो हमारे जो इलेक्ट्रिक तौर पर हमने कहा था जो जिस प्रकार से हम डिजिटली रूप से एक दूसरे को जोड़े हुए हैं हमारी पूरी को पूरी सिस्टम को, तो उसकी खामी के अंदर और कुछ न कुछ खामियां कहीं के जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो हमारे जो इसके अंदर जो वाहन चालक है उसकी भी कुछ खामियां थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। तो इसके अंदर यही कहा गया है भी हमें इस प्रकार के सिर्फ इतने पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है भी यह दुर्घटना हुई कैसी है, हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है भी हम क्या करें भी ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, तो इसलिए हमें और ज़्यादा बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे जो हमारी जो इस प्रकार की जो तकनीकी जो कि इतनी बड़ी खामियां होती है उसके अंदर हमें जो रेल जैसी या ऐसे सेंसिटिव जो चीज़ें हैं उसके अंदर हमें ऐसी जो तकनीक है उससे हमें बचना चाहिए। उसको पूरी तरह जिस पर भरोसा नहीं है उसको इसी तकनीक को हम इस्तेमाल न करें, इसकी हमें क्या कर दिया है कहीं कहीं इसके अंदर में हिदायत दी गई है इस आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, और जिसमें न तो किसी भी हमें ऐसे तकनीकी को अपनाने की आवश्यकता है, ऐसे विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें न तो किसी प्रकार की खामी हो की गुंजाइश हो और न ही हमें किसी पर मानवीय भूल की क्या हो, हमें कह सकते हैं भी जिसके अंदर ना तो मानवीय भूल हो और न ही उस पर अंदर कोई तकनीकी खामी हो। ठीक है, तो इस प्रकार की हमें तकनीक के अपनाने की क्या है आवश्यकता है, और उसकी हमें अपनाने से पहले हमें उसकी गहन जांच करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी इसके पॉलिटिकल वे में इसके अंदर देखा गया है भी कोई जो विरोधी जो इसका जो उठा रहे हैं उसके टाइम में भी क्या हुआ था, इस प्रकार के हादसे हुए तो उन्हीं को भी क्या करना चाहिए, सोच समझ कर आगे आगे अपने निर्णय लेने चाहिए ताकि हम रेलवे की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा पाए। इसी से संबंधित एक आर्टिकल था जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर था। ठीक है, तो इसी के अंदर कुछ जैसे आंकड़े दिए हुए हैं वो हम देखते हैं। तो क्या अभी हमारा जो बजट है, बजट के अनुसार हमने लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपए है उसका हमने प्रावधान किया है हमारी रेलवे के लिए।
ठीक है। और भारत में वर्ष 2013 में कितना था, 1 पॉइंट कितना था, हमारा जो दुर्घटना थी वह कितनी थी, 0.1% थी, वो कि 2022 में घटकर कितनी हो गई है, 0.03 प्रति मिलियन किलोमीटर की यात्रा की दुर्घटना हो गई है। तो यानी दुर्घटना तो हमारी कम हुई है, मगर फिर भी हमें इसके अंदर और कम दुर्घटना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विकसित देश है वहाँ पर जो रेल दुर्घटना है वह लगभग बहुत ही कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें कुछ ऐसी तकनीक अपनाने की आवश्यकता है जिसमें रेल दुर्घटना हो वो न के बराबर हो, ठीक है। और रेलवे की जो दुर्घटना है, जो कहीं कहीं ज़्यादा, तो 75% जो दुर्घटना है वो किस पे, हमारी जो रेल है वो पटरी पे उतरने के कारण होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें हमारी जो पटरियों की जो देखभाल है उसको बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी देखभाल करनी होगी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फैक्ट दिया गया है, जो भारतीय रेलवे है उसकी जो औसत गति है वो हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की अवतार है, जबकि हमारे अन्य देशों की बात करें तो वह 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमारी अन्य देशों की, जो विकसित देश हैं उनकी, ठीक है। और वर्तमान में हम अगर रेलवे में चीन का जाल की बात करें तो ये जो जाल है वो कितना है हमारा, लगभग इतना हमारा चीन का जो हम कह सकते हैं भी जो रेल जाल है, तो रेल का जो क्षेत्रफल है वो इतना है चीन का, लगभग हम कह सकते हैं भी 1,55,000 के आसपास। जबकि जो भारत की अगर हम रेल जाल की बात करें तो लगभग 68,000 के आसपास हमारा रेल के जो जाल हैं यानी रेल की जो पटरियाँ हैं वो बिछी हुई हैं। और हमने क्या किया था, हमने 2017 में एक हमने प्रोजेक्ट मिशन शुरू किया गया था जो रफ्तार के नाम से था, जो 2017 में हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कहा था जो यात्री जो हमारी जो रेल है जिसके अंदर यात्रा वगैरह करते हैं उनकी गति को हमें क्या करना है, 1.5 गुना बढ़ाना है, और हमारी जो माल वाली जो हमारी जो रेलवे है उसकी हमें जो गति है उसको 2 गुना बढ़ाना है। उसका भी हमारा जो लक्ष्य है वो भी पूर्ण नहीं हो पाया है, और ये सारा का सारा जो लक्ष्य है वो हमारी जो पटरियाँ हैं उसकी खामियों की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितनी रफ्तार के से हम क्या करते हैं उस पर जो हमें दौड़ाना चाहते हैं हमारी रेलवे, हमारी जो रेल है उसकी तुलना में हमारी जो पटरियाँ हैं वो बहुत कमज़ोर है, उस पर नहीं बढ़ पाती हैं। इसी के साथ हमने एक डिटेक्टर माल कॉरिडोर बनाने की भी योजना बनाई थी, वो भी हमारा अभी तक क्या नहीं है, पूर्ण नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इस जो आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था उसमें भी काफ़ी इसके लिए हमें भारतीय रेलवे की गति और सुरक्षा को स्पष्ट विचार करने के साथ साथ हमें निवेश करने की आवश्यकता है। तो हमें जो अगर इसके अंदर जो रेलवे में निवेश करना है तो हमें इस आधार पर करना है भी, एक तो वो क्या हो, सुरक्षित हो, साथ साथ गतिशील भी हो, ठीक है। तो इस पर हमें बहुत गहनता से विचार करने के बाद किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँचना है, ठीक। एक ये हमारा जो आर्टिकल है जो हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर कहा गया है हमारी जिस प्रकार से जो जेनरिक जो दवाएं हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई है। कहते हैं भी जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं भी जो हमारी जो फार्माकल प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं या जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उन्हीं को लिखते हैं। तो डॉक्टरों को कहा गया भी उन्हें इस प्रकार की दवाइयाँ लिखनी चाहिए जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो। एक तो वह कहते हैं सस्ती होती हैं, साथ ही साथ में उतना ही क्या करती हैं, कार्य करती हैं, ठीक। तो कहता है भी स्वास्थ्य सेवाओं के जो महानिर्देशक हैं उनके आदेशानुसार भारत के जो सभी डॉक्टरों को जेनरिक दवा की सलाह दें और महंगी दवाओं की जो सलाह है उससे क्या करें, परहेज करें, ठीक है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो हमारी जो जेनरिक जो दवाएं हैं उनकी हमें सलाह देनी चाहिए, जो कि जो महंगी जो दवाएं होती हैं उनकी जितना से जितना हो सके कम रिकमेंड करें इन प्रकार की दवाइयों को। डॉक्टर पर हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं भी जो दवाई निर्माता कंपनियां होती हैं उनके साथ जो गांठ जोड़ होती हैं, यानी उनके साथ जो मिले हुए होने के संदेश हमें प्राप्त होते हैं भी, कहीं न कहीं जो डॉक्टर होते हैं वो एक हम कह सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी की क्या करते हैं जो दवा होती है उसी को लिख कर देते हैं मरीज को, ठीक है। तो कह सकते हैं भी जो कंपनी होती है उसके साथ हमारे जो डॉक्टर होने हम कह सकते हैं भी गांठ जोड़ होता है, जिससे उन लोगों को कुछ प्रकार का उन्हें कमीशन वगैरह भी मिलता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में जो जेनरिक दवाओं की जांच व गुणवत्ता के संबंध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो कोई व्यवस्था नहीं है भी जिसके अंदर हमारी जो जेनरिक जो दवाएं हैं उसकी जांच की जा सके, उनकी गुणवत्ता की बात की जा सके, ठीक है। तो ऐसी कोई व्यवस्था भी हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने कहा था भी अमेरिका ने 1977 में रक्त में घुलने की क्षमता की जाँच को अनिवार्य कर दिया था। तो अभी हमारी जो दवाइयाँ हैं वो रक्त में घुलने के प्रकार किस प्रकार के जो असर करती है या किस प्रकार की हमें नुकसान वगैरह पहुंचाती है, तो उससे संबंधित तो हमारी जो जांच थी वो उसको अनिवार्य कब किया था, 1977 में ही कर दिया था, जबकि भारत ने इसका कब किया था, ये 2017 के अंदर इस प्रकार की कदम भारत ने उठाया था। अगर पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर जेनरिक दवाओं का अनुशंसा करने से
बचने का प्रयास करते हैं। तो यही बात है, अभी अगर उनको मैंडेटरी नहीं किया जाए, ठीक है, तो उनको डॉक्टर को ये नहीं कहा जाए भी आप सिर्फ केवल और केवल जेनरिक दवाएं ही लिखे, तब तक ये बात नहीं की जाए, तब जो डॉक्टर क्या करेंगे, जो जेनरिक दवाएं हैं उनसे बचने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी जो हमारी जो जेनरिक दवाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें मैंडेटरी करना चाहिए डॉक्टर के ऊपर। ये बाध्यकारी हो भी वह जो दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो केवल केवल जेनरिक दवाएं होगी। ठीक है, डॉक्टर पर दबाव रहित दवा की जो पैकिंग पर लिखावट है को भी सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहना है भी जो डॉक्टरों पर इस प्रकार का जो दबाव है वो बनाने के साथ साथ हमारी जो पैकेजिंग है, हमारी जो पैकेजिंग लिखावट होनी चाहिए भी, जो ये जो दवाई है वो जेनरिक किस्म की दवाई है, इसका जो रेट वगैरह है वो ये है, इसके अंदर ये साल्ट हमें इसके अंदर मिले हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर लिखी होनी चाहिए, न कि केवल केवल डॉक्टरों पर ही दबाव बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको 6 तारीख की जो आज की आपकी वीडियो है वो आपको शाम तक मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं भी और डिस्कस करें और बेहतर तरह से डिस्कस करें, या इसके अंदर किसी और प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।